नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए कुछ गोट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आए हैं। जैसे कुछ ये है कि कुछ लोग नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ क्वेरी वैसी चीज़ें रहती हैं। तो उसमें कुछ नहीं कुछ मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे मेन तो पहला जो मैनेजमेंट है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड आता है। तो आपको ऐसा नस्ल चुनना है जो आपके क्लाइमेट को सूट करता हो और किस लिए आप पाल रहे हैं, मीट के लिए है या मिल्क के लिए है, आपके पास फीडिंग के लिए क्या अवेलेबल है, आपके पास ओपन एरिया है कि नहीं, कि आपके पास केवल फार्म बनाने भर का ही एरिया है और आप कुछ ऐसे नस्ल ले आए। तो आपको ये चीज़ बता दूं कि कुछ ब्रीड जो हैं स्टॉल फीडिंग पे अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ब्लैक बंगाल है जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है और बिहार के कुछ एरिया में पाई जाती है। और बर्बरी है। बर्बरी तो आपको यूपी वेस्ट में धौलपुर, भरतपुर, अलीगढ़ मंडल जो है इस एरिया में पाई जाती है। ये 2 ब्रीड जो हैं बर्बरी और ब्लैक बंगाल, और भी कुछ ब्रीड हैं लेकिन मेनली बर्बरी और ब्लैक बंगाल जो है ये स्टॉल फीड पे अच्छा परफॉर्म करती है। और सिरोही और बीटल जो है ये स्टॉल फीड पे नहीं चलती है। इसको स्टॉल फीड पे या इंटेंसिव मैनेजमेंट में आप नहीं रख सकते। इनको थोड़ा सा ओपन एरिया देना ही पड़ेगा। ये ओपन एरिया में ही और स्टॉल फीड अगर सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट भी आप रख लेंगे तो भी परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा। और कुछ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जो साउदर्न वेस्ट एरिया की बकरी होगी, जो इधर राजस्थान की ब्रीड होगी, वो आपका चाहोगे कि हम केरल में या साउथ में या वो तमिलनाडु में जाके हम पाल लें। तो वो जिस क्लाइमेट की बकरी है उसका सूटेबिलिटी उस क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि तमिलनाडु में या फिर असम में उसकी सूटेबिलिटी होगी। वो बकरी वहाँ परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगी। उनको क्लाइमेट चेंज का भी ज़्यादा खतरा होगा। हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो हो वो भी डिक्रीज़ हो जाए। इसलिए आपको ब्रीड ऐसा चूज़ करना है जो उस क्लाइमेट को सूट करती हो। या फिर आप ये देख लो कि कौन सी क्लाइमेट में आपको बकरी पालना है, उस क्लाइमेट के लिए ही स्पेसिफिक जो बकरी है उसे ही आप वो करो। मैं अलग-अलग क्लाइमेट में कौन-कौन सी रीजन में कौन-कौन सी बकरी पाई जाती है उसका अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि किस स्टेट में और कौन से क्लाइमेट में कौन सी ब्रीड अ, सक्सेस है। ठीक है? और फिर आपको गोट फार्म जो स्टार्ट करना है वो कम से कम संख्या से करना है। 30 से 40 जानवर से आप स्टार्ट कर सकते हो या उससे कम रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट दोनों अच्छे से सीख लोगे और रिस्क का भी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। रिस्क में हो सकता है कि आपको सडन मोर्टेलिटी या वैसी चीज़ें हों तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए आपको कम से कम, फिर बाद में आप पहले साल में आप कम से कर लिए, दूसरे साल में जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो आप उस स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हो। और फिर आप देख सकते हो अपने कि आपकी एबिलिटी क्या है, कि आपके सेट की एबिलिटी क्या है, एनिमल की एबिलिटी फील्ड में क्या है, जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होगी। फिर इसके बाद आता है कि आप अ, कैसे जानवर परचेज़ करें। तो जानवर ऑलवेज़ जो आप परचेज़ करेंगे वो थोड़ा यंग हो, क्योंकि यंग एनिमल जो होता है एनवायरनमेंट में किसी भी एनवायरनमेंट, नया क्लाइमेट हो, एनवायरनमेंट हो, उसमें अच्छे से एडॉप्ट हो जाता है और वो अच्छा चलता है। और हमेशा ये देखें आप कहाँ से जानवर खरीद रहे हैं, उसका हेल्थ कैसा है, वैक्सीनेटेड है कि नहीं। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, आपको मालूम नहीं चल पा रहा है कि वैक्सीनेटेड है कि नहीं, तो आप उसे परचेज़ करके आप अपने जो आपके पास आपके घर पे है जानवर, उनमें ना मिक्स करके आप उनसे अलग करके जैसे क्वारंटाइन उनको करके पहले पीपीआर वैक्सीन उसको लगवा दें। अगर उसमें 1 हफ्ते तक, डेढ़ हफ्ते तक कोई सिम्पटम नहीं आता है, फिर आप अपने
फ्लॉक में सम्मिलित कर लें। उससे पहले आप फ्लॉक में मत सम्मिलित करें, नहीं तो कौन-सी बीमारी क्या है, मोर्टेलिटी हो जाएगी, आपको बहुत परेशानी होगी। वैक्सीन का क्या है कि वैक्सीन का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको कौन-सी वैक्सीन कब लगनी है, कौन-कौन से वैक्सीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? और इस तरीके से फिर आपका ये भी है कि जानवर का सिलेक्शन, आपके यहाँ फार्म तो आपने एस्टेब्लिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपका जानवर कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो जानवर सेलेक्ट करने का कुछ नहीं है, जानवर आप ये देख लेना कि जो जानवर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे स्मॉल जो मीडियम साइज़ ब्रीड है, उसमें आप 6 से 9 महीने के बीच में आप जानवर सेलेक्ट करेंगे अपने ब्रीडिंग के लिए। जानवर सेलेक्ट करने के लिए मेनली आपको 9 महीने पे बॉडी वेट देखना है उस जानवर का, उसके माँ के नीचे दूध कितना था, अगर दूध ज़्यादा है तो आप उस और फिर इसके बाद माँ के नीचे दूध और उसका 9 मंथ बॉडी वेट, इस तरीके से आप जानवर सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें हाई पोटेंशियल मेरिट के ही जानवर सेलेक्ट करें, क्योंकि आगे जो आपके आएँगे उससे भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, बॉडी वेट गेन करेगा, जिससे आप मार्केट में उसे बेचेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है? और बहुत कुछ है, जैसे कि आप हाउसिंग का है, हाउसिंग कैसे-कैसे रखना है, तो हाउसिंग का भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूँगा कि हाउसिंग कैसे करनी है, कितना स्पेस रखना है, 10 जानवरों का कितना होगा, 20 जानवरों के कितने होंगे, 50 के कितने होंगे, वो अलग-अलग होता है। आपको बच्चों को हमेशा बड़े जानवरों से अलग रखना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बीमारी सहने की जो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम या इम्यून क्षमता जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। और बड़े जानवर इम्यून उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर बड़े जानवर में कोई अगर बीमारी होगी तो उनमें वो सिम्पटम नहीं आएँगे, लेकिन छोटे जानवर उसके ज़्यादा ग्रसित उससे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएँगे, या इन्फेक्शन जब भी हो तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट या दवाई पिलाएँ। इससे क्या है कि मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी की दर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको समय-समय पे उनका स्क्रीनिंग करते रहें। अगर आस-पास आपके वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो उनको बुला के आप अपने फ्लॉक को दिखा सकते हैं, अपने जानवरों को दिखा सकते हैं। समय-समय पे सैंपलिंग करके आप उनको सैंपल जाँच के लिए भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो मोर्टेलिटी या कोई वैसी बीमारी है, वो आप स्क्रीन से पकड़ लेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ना कोई बीमारी ना कुछ, वो स्टंटेड ग्रोथ में आ जाते हैं। उनका वज़न बढ़ता नहीं है। आप देखोगे कि तीसरे महीने में 6 किलो वज़न था, चौथे महीने में भी 6 किलो वज़न है, 5वें महीने में भी 6 किलो वज़न है। ये वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन जानवर में कोई मतलब ग्रोथ इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो मोटिलिटी है या फिर जो फ्लॉक की परफॉर्मेंस है, वो बढ़ रही है कि नहीं। आपको बकरी पालना ही एक उद्देश्य नहीं है, आपको साइंटिफिक तरीके से कैसे बकरी पाला जाता है और उससे क्या आप जितना लगा रहे हैं, जितना लागत लगा रहे हैं, उतना वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तभी आप एक अच्छे बिज़नेसमैन या अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।